जरूरी है। जब इस समय हम लोग चाइना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसका जो मुखिया है शी जिनपिंग, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं दे दूं कि किस तरह का वो आदमी है, किस तरह से वो चलते हैं। उनका जन्म 15 जून 1953 में हुआ और उनके पिता का नाम सी जोंगम था। उनके पिता भी वो अच्छे खासे पद पर थे, लेकिन कुछ तफरका आया उन लोगों के बीच में और बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में। पुत्र जो हुए शी जिनपिंग, उनको वहां से भेज करके एक गांव में भेज दिया कि वहां आप कैद में रहिए, और वो वहां पर एक केव में काफी दिन समय बिताए। उसके बाद पूरा हुआ, केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ बढ़े, लेकिन रफ्तार बड़ी तेज थी उनकी। 2012 में उनको जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी का बनाया गया। 2013 में पीआरसी चाइना के राष्ट्रपति बने। 2013 में ही सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के भी चेयरमैन बन गए और 2016 में एक बहुत ही यूनिक पद उन्होंने अपने लिए किया 2016 में, जिसका नाम था लीडरशिप कोर। कोर का मतलब ये होता कि सब कुछ का निचोड़ उसके पास में, और साथ में ये भी मतलब होता कि वो अपने चारों पद पर पूरी जिंदगी बिता सकते। जो शी जिनपिंग का जो ड्रीम था, इसको जो उनका जो ड्रीम था, उसका था कि एक मॉडर्नली वेल ऑफ सोसाइटी 2020 तक। तो अभी 2020 में देखिए कि मॉडर्नली बने हुए हैं। उसके बाद में उनका था कि पूरी डेवलप कंट्री 2029 तक बने। जिस तरह से वो लड़ाई में विश्वास बनेंगे, भगवान जानते हैं क्या आगे वो देखेंगे। तो कुछ ड्रीम्स हैं कि वो अपने देश चाइना को स्ट्रॉन्ग चाइना बनाएंगे, सिविलाइज चाइना बनाएंगे, हार्मोनियस चाइना बनाएंगे, चाइना बनाएंगे। अभी आप सबको जानकारी होगा कि कितना उन्होंने अपने देश को ले गए। एक जरूरी जो मुद्दा है जो मैं बोलूँगा वो है हम लोगों का डिफेंस बजट। डिफेंस बजट जो हमारा है भारत का, वो $65.86 बिलियन यूएस डॉलर है। 65.86। चाइना का जो डिफेंस बजट है, जो चाइना डिक्लेयर किया अपने आप, वो $178 बिलियन का है। लेकिन सिपरी एक संस्था है जो कि असेसमेंट अपना करते रहते हैं, उनके लिहाज से चाइना का जो डिफेंस बजट है वो $261 बिलियन है। तो हमारे और इन लोगों के बीच में बहुत बड़ा। और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की जब बात करते हैं तो उसका जो डिफेंस बजट है वो $738 बिलियन का है। तो ये तीनों को इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिना पैसे का, बिना मुद्रा का हम लोग जब जो भी कुछ करना चाहेंगे तो उसमें ये आड़े आएगा। तो इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। राष्ट्र में बहुत ज़रूरत होता है और अभी सब समझ गए हैं कि चाइना के साथ, बाकी लोगों के साथ हमारा बड़ा अच्छा संबंध है, लेकिन फिर भी हमको इसको बढ़ा करके रखना पड़ेगा। ये जो हमारा भारत और चाइना का है वो बहुत ही पुराना संबंध रहा। सिविलाइजेशन बहुत पुराना है। दोनों के हिस्टोरिकल, कल्चरल बहुत ये बैकग्राउंड, उनके भी पहले, बहुत पहले लोग आते थे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, हमारे लोग भी जाते थे, तो चल रहा था। लेकिन जो हमारा बॉर्डर का डिस्प्यूट था 4056 किलोमीटर का, वो हम लोग उसको रिजॉल्व अभी तक भी नहीं कर पाए हैं। कोशिशें होती रही हैं, हम लोग भी करते रहे हैं, तो उनके तरफ से अड़ंगे बीच बीच में जरूर आते रहे। और ये मेन जो 62 का जो लड़ाई हुआ वो मैकमोहन लाइन के कारण ही हुआ। उनका जो सोच विचार था मैकमोहन लाइन का, और भारत का जो सोच था, जो कुछ जो स्टडीज हुए थे उनके से जो निष्कर्ष निकले, उसमें हम लोग सही थे, लेकिन वो उन्होंने उसको मानने के लिए इनकार कर दिया। तो ये हमारा चीन के साथ में जो अभी तक जो संबंध है वो कोई बहुत अच्छा जल्दी होने वाला नहीं है।
और ये तभी होगा जब हम भी मजबूत होंगे, हम भी मजबूत रहेंगे। हमने मजबूती इस बार भी दिखाया, जब हाथ से लड़ाई हुआ तो हमारे 20 फौजी उसमें अपनी जान की आहुति दी, और लेकिन साथ में जान देने से पहले उससे डबल 2-2 ढाई-ढाई गुना चाइनीज को उन्होंने मार करके भारत का झंडा ऊपर रखा। अभी अब हमको देखना है जो इकोनॉमी हमारा है उसको हमको जैसे भी बढ़ाना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर डिफेंस बजट और बाकी जगह भी है, वो राष्ट्राध्यक्ष लोगों का काम होता है, वो करेंगे। हमारा अपना एक छोटा सा राय था। बाउंड्री जो हमारा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमारा पुराना दिक्कत वहां पर है चाइना के साथ में, लेकिन एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, 62 के लड़ाई के बाद अभी भी जो लड़ाई गलवान वैली में हुआ, गोलियां कभी नहीं चली। तो ये एक समझदारी जरूर थी। बाकी डंडे से और जो भी कीलदार डंडे उन्होंने बनाया उसके कारण लोगों के जान गए, लेकिन आगे से हमको इसको ख्याल रखना पड़ेगा। तिब्बत का इशू के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। तिब्बत एक बहुत ही अहम स्थान पर वो बना हुआ है, लेकिन जब हमारे लोग आए और हमारी आज़ादी हुई तो उस समय हमारे पॉलिटिशियंस को, खास करके जो प्रधानमंत्री थे, उनको लगा कि तिब्बत तो कुछ है नहीं, इसमें कुछ उगता नहीं है, यहाँ पर तो घास भी नहीं उगता है, तो किस लिए हमको चाहिए, हमने चाइना को दे दिया। लेकिन तिब्बत का इम्पोर्टेंस ये है कि वो दो देशों के बीच में है, चाइना और भारत के बीच में है। उसका बीच में होने से होता है कि वो चाइना डायरेक्ट अभी आपके पास नहीं आएंगे, वो बीच वाला देश है, वो बिल्कुल बैरियर की तरह काम करता है और दोनों देश उसको मानते हैं, और इसको अंग्रेजी में बफर स्टेट बोलते हैं। तो बफर स्टेट का एक अलग वैल्यू होता है। अभी दूसरा यह है कि चाइना पाकिस्तान के साथ में बहुत गाढ़ी दोस्ती रखा है, और ये हमेशा, क्योंकि भारत का चाइना के साथ भी बॉर्डर है और भारत का पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर है, और लंबा लंबा बॉर्डर दोनों के साथ में है, तो वो पाकिस्तान को अपने किनारे में लिया है। पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, वो हर एक बार भीख मांगता है और चाइना उसको छोटा मोटा भीख देते रहते हैं, और उसके लिए उसके तरफ वो हमेशा झुका रहता है। चाइना ने एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, जिसकी बात पहले भी होत रही थी। वो इकोनॉमिक कॉरिडोर वो एरिया से, अपने एरिया से शुरू कर करके और ग्वादर पोर्ट तक ले गया है। इरादा ये था चाइना का खास करके कि वहां से समुद्र के रास्ते, वहां से ट्रेड यूरोपियन यूनियन में, बाकी जगह में, सब जगह सी रूट से भेजेगा, कि दूसरा महंगा होता है। तो उन्होंने पोर्ट तो बना लिया, सब कुछ कर लिया, और जितना खर्च किया वो दिल खोल के वहां खर्च किया, क्योंकि ये जो भी खर्चा है वो पाकिस्तान को देना पड़ेगा। तो उसने अपने आदमी भी लाए, अपने जितने टेक्नीशियन है सबको चाइना से उठा के लाया, और यहाँ पर पाकिस्तान के खर्चे पर उनका इस्तेमाल किया है। तो ये पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगा। ऑलरेडी पाकिस्तान वाले इसके समझ गए हैं, और बाकी देश भी अभी चाइना से खफा है कि हम लोग को सबको ये लूटने का ये तरीका बना रखा है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये है। अभी जो हमारे चाइना के जो नेबर्स हैं, टोटल 14 नेबर हैं। 14 में से चाइना जो हमारा लैंड बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी वक्ता लोग बोले जो बाहर से अलग अलग टापुओं के बारे में, अलग अलग देश के बारे में, नहीं, चाइना से जमीन से सटा हुआ जो बॉर्डर है उसमें 14 देश हैं। 12 के साथ वो सुलह कर लिया, 2 के साथ अभी नहीं हुआ है। वो है 2 देश में, एक भारत और दूसरा भूटान। तो हम लोगों का सोच समझ अपना अलग है, बाकी लोगों से उसने जैसे भी किया कर लिया है। अभी बात हो रही थी पैसिफिक के बारे में, जिसको कि चाइना अपना दिखाता है, साउथ चाइना सी, जिसको कि हम लोग भूल जाते हैं, भूलना चाहिए, भूल गए। तो उसमें इसने क्या किया, वो अपना डिक्लेयर किया हमारा है, पैसिफिक का ज़्यादा एरिया इलाका हमारा है। तो ये जो दिखाना चाह रहा है कि हमारा इलाका है, तो उससे होता क्या है, इसने क्या किया, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दिया गया है, जो कि जितने लिटोरल राज्य हैं, देश हैं, उनसे 12 नॉटिकल माइल समुद्र में उनको एरिया दिया गया कि ये आपका एक्सक्लूसिव है, इसमें आप जो करना चाहें करें। बाकी जो है वो खुला हुआ है, और उसके जो भी नियम कानून है उसके लिहाज से जितने देश वहाँ पर हैं इर्द गिर्द में, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन चाइना ने क्या किया, 9 डैश लाइन, पूरे नक्शे के ऊपर में 9 डैश लाइन बना दिया और बोला कि बस यही, और इसके अंदर अब जितना भी है सब हमारा है, जो होने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी नहीं मानता है, पहले भी डिसीजन हुआ, वो चाइना रिफ्यूज करता है। अभी चाइना से हमारा जो नदी निकलता है ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत में आता है, भारत के बाद में फिर ये जाकर के बांग्लादेश में और फिर समुद्र में जाता है, उसके ऊपर इन्होंने 4 डैम बना लिए हैं। तो एक डैम है डागू के इलाका में, जो कि 640 मेगावाट बिजली तैयार करता है। दूसरा जायचा 320 मेगावाट करता है। एक जैसू है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। पहला एक था जांगमू 510 मेगावाट। तो ये 4 में ये है, इसका मतलब पानी का वहाँ कुछ ना कुछ रुकाव करता है। और अभी तक किसी भी राष्ट्र से उसका कोई संधि पानी के बारे में नहीं किया है, बाकी जगह सब जगह होता है। और वो भारत के लिए बोला था, ठीक है जब बारिश का दिन होगा, ये होगा, तो हम आपको पानी का जो फ्लो है उसके बारे में बताऊं, वो भी नहीं बताता है, क्योंकि बहुत जरूरी है। सीधा चाइना से उतारने के बाद हमारे भारत में वो अंदर आता है, फ्लड होगा, ये होगा। जब तक पहले से हम नहीं निगरानी रखेंगे तो हम लोग को फिर नुकसान हो सकता है। पानी के बारे में थोड़ा और भी बता दूं, पानी बहुत महत्वपूर्ण है। पानी जो है 71% सरफेस का पानी है, जिसमें से सिर्फ 3% पानी पोर्टेबल है, मतलब पीने लायक है। और वो 3% में 2% जो है ग्लेशियर और बाकी जो आइस कैप्स है उसमें है। सिर्फ 1% पानी अवेलेबल है पूरे दुनिया के लिए। और उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में इसका पानी का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और पानी सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ उसकी नहीं आ रही है? अब आ रही सर, अब आ रही। आ रही है। तो जो पहला देश होता है, अपर रिपेरियन जिसको बोलते हैं, ऊपर वाला देश, वो चाहता हम ज़्यादा इस्तेमाल करें, नीचे वाले को कम होते जाता है। तो इसके लिए भी अभी कोई संधि लोग बनाया नहीं है, इसलिए बनना चाहिए ताकि सभी को एक तौर तरीके से पानी का उनको मिले। हमारे साउथ एशिया में बहुत सारे नदियां हैं, अगर इसको हम सही इस्तेमाल करें तो अभी के लिहाज से पानी का इतना ज़्यादा किल्लत नहीं आएगा। लेकिन पानी बर्बाद नहीं करें, उसको बर्बाद मतलब कहीं जाने के लिए नहीं दें। उसके लिए जितने भी तालाब होते हैं, लेक्स होते हैं, वो सबको भी हम लोग भर के रखें ताकि वहाँ पर हमारा पानी बचा रहे। ये तिब्बत के बारे में बार बार मैं इसमें आऊँगा। तिब्बत में जो पानी का जो भंडारण है वो 448 बिलियन क्यूबिक मीटर है। और उसको हमने बिना कोई मतलब उन दिनों के, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि बस जो भी समझ है वो समझ से हमने इसमें चाइना को दे दिया। अब उससे हम कुछ लेना चाहेंगे तो हम निकाल नहीं सकते हैं जब तक उसका नहीं हो। चाइना को भी पानी का किल्लत है, तो वो अपने पानी पहले भरेगा तभी हम लोग को सोचेगा। और हम अपना पानी उनको दे दिया। इसके बाद उन्होंने जगह जगह पर अपने डैम भी बना रहे हैं पानी के लिए, बिजली के लिए। वो सभी देश करता, वो भी करेंगे। सन 62 के लड़ाई के बारे में बहुत थोड़ा सा बताऊंगा, और उसका हम लोग क्या उससे हमको भावार्थ निकालना चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में। उस समय हमारा आज़ादी मिले कुछ ही साल हुए थे, तो जो बहुत सारी कमियां थी उस समय, बहुत सारी दिक्कतें थी उस समय लोगों के पास में। फिर भी इतना होने के बावजूद राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। तो जो हमारे जो सोच विचार वाले थे, तो उन्होंने जितना भी चीज़ हुआ, आर्म फोर्सेस का जो जरूरत ही नहीं है हमको, हमारा तो किसी से दुश्मनी है नहीं, तो हमारा लड़ाई का जरूरत नहीं, तो आर्म फोर्स क्यों रखें, हमारा पुलिस काम कर देगा। लेकिन अब 62 में देख लीजिए, 62 में लड़ाई हो गई। अब 62 में जब लड़ाई हुई भी, तो ये नवंबर महीना में ये लोग हमारे नीचे की तरफ आए थे, चाइना की तरफ आए, होते हुए नीचे की तरफ आए और ये तेजपुर तक पहुंच गए। और नीचे का जो हमारा क्षेत्र है, जमीन है, उसके ऊपर वो देख रहे थे। वहां तक पहुंचने के बाद में उनका भी राशन, उनका भी बाकी चीज खत्म हो गया था। उनके पास कोई हवाई जहाज, कोई फाइटर एयरक्राफ्ट कुछ नहीं था, रोड नहीं थे, ढंग के रास्ते भी नहीं थे। अब इस समय हमारे पास में जो हमारा जो फाइटर और बॉम्बर एयरक्राफ्ट था वो हमारे पास था, और बिल्कुल तेजपुर और उस लाइन में
हमारे बहुत सारे एयरफील्ड थे, वो एयरफील्ड में हमारे पूरे जितने भी थे ये मौजूद थे। एयरफोर्स ने बताया भी डिफेंस मिनिस्टर को कि भाई ये हमारे पास में ये सुविधाएं हैं, हमारे पास में ये अवेलेबल है, तो इसको हम इस्तेमाल क्यों नहीं करें, और आप इजाज़त दीजिए, हम सब कुछ एरिया रेकी किए हुए हैं, इनको हम रास्ते में जाते समय या अभी भी जहाँ पर हैं इनको तबाही मचा दूंगा, इनको ख़त्म कर दूंगा, ये पहुँचेंगे नहीं मेनलैंड चाइना। लेकिन उस समय जो भी समझ थी, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला नहीं, हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं यूएसए का प्रेसिडेंट से बात किया हूँ, कैनेडी से, उनसे मैं रिक्वेस्ट किया हूँ वो अपनी जहाज भेजें हमारे बचाव के, हमारा अपना इस्तेमाल नहीं होने दिया इन्होंने। ट्रेड की बात मैं करता हूँ। अभी ट्रेड में चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है, एक साल के मैं देता हूँ, पिछला साल का 93 बिलियन का ट्रेड हुआ, जिसमें 75 बिलियन चाइना ने भारत को दिया और 18 बिलियन का ट्रेड भारत से वहां पर गया। तो इसमें बहुत का फर्क, इतना हम लोग सह नहीं सकते। चाइना तो खुश था, 75 बिलियन उसके पास गया, लेकिन जो हम लोग ने जो ट्रेड में भेजा वो पूरे आमतौर पर पूरे हमारे रॉ मटेरियल थे, आयरन ओर थे, प्लास्टिक आइटम थे, इसी तरह के पूरे आइटम थे रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल भेज करके आप कोई ट्रेड तो नहीं किया, आपके जो फैक्ट्री बनने थे वो नहीं बना, लोगों को जो नौकरी मिलनी थी वो नहीं मिला, इसमें जो इकोनॉमी में सुधार आता वो नहीं हुआ। हम सिर्फ इसको दे करके बेच दिए, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये आयरन ओर हमारा करीब 56% जो ट्रेड था वो रॉ आयरन ओर हमने उनको दिया। अब आयरन को हमको अपनी खुद ही बहुत जरूरत है, राष्ट्र को बहुत जरूरत है, और उसमें से उसका सरिया बनाना बाकी चीज ये तो बहुत आसान चीज है, कोई बहुत बड़ा उसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अभी नहीं हुआ था। अभी हम लोग सुधर गए हैं, जरूर इसके ऊपर हम लोग ध्यान रखें। चाइना हमेशा, चाइना को जो पहला दर्जा मिला देश का वो भारत ने दिलाया। पहला राष्ट्र था भारत जो कि बोला कि चाइना एक राष्ट्र है, और उससे पहले जो थे कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, कुछ उन्होंने अपना दिया था, लेकिन अदर देन कम्युनिस्ट कंट्री के अलावा भारत पहला देश था जो कि चाइना को दिया दर्जा। भारत ने कहा कि नहीं, हम अभी भारत को मौका मिला था कि आप यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर आप बनिए, तो भारत ने रिफ्यूज कर दिया। उसमें के जो भी हमारे लोग थे ऊपर बैठे हुए बोले नहीं, हम लोग ने अभी चाइना को बनने दो। चाइना परमानेंट मेंबर बन गया, और अभी वो क्या कर रहा है, जब भारत अभी क्लेम करता है कि हमारा जो सब कुछ ये आप देखिए, हमारे को परमानेंट मेंबर बनाइए, अब वो उसको अपोज कर रहा है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है उसमें अपोज कर रहा है, उसके जो टेररिस्ट लोग हैं जो पूरे दुनिया में छाए हुए हैं उसको भी वो रिफ्यूज करता है कि नहीं है, और उसको लेकर के बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में और जो भी उनका यूनाइटेड नेशन में वहाँ अपोज करके आखिर में लाचार होकर के जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ हुआ तब वो जाके बोले अच्छा ठीक है इंटरनेशनल टेररिस्ट है। तो चाइना के साथ हम लोग को बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय हुआ क्या, दुनिया के तमाम देश समझ गए चाइना का क्या है, उसके रुख क्या है, उसके सोच समझ क्या है। सभी का भी ध्यान आकर्षित हो गया भारत की तरफ कि भारत को हम लोग सब मदद करेंगे पूरी दुनिया की तरफ। ये जो प्रशांत महासागर में इन्होंने ये अपना चाइना डाला, अपना बेड़ा लाया, तो अमेरिका ने 25 देशों का वहां पर बेड़ा ला करके खड़ा कर दिया कि यहाँ पर इसको हम कुछ चलने नहीं देंगे। तो ये है भारत का अभी जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छा है, लोगों के समझ में है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र है। थोड़ी सी इसकी इकोनॉमी और अच्छी हो जाएगी, ये पूरे दुनिया को आराम से चलाएगा। इससे लोग समझदार हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, इनको काम करने का तौर तरीका है, सब कुछ है। अभी इसी दौरान में जो हमारा 1947 में जो कार्रवाई हुआ उसमें पाकिस्तान ने बांटना शुरू किया जमीन को, और उस समय सक्सकम वैली उसने चाइना को दे दिया। चाइना ने कुछ काफी बड़ा हिस्सा वो अपने कब्जे में रख लिया, अक्साई चीन। इसी तरह से पीओ के साइड में गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान ने अपने पास रख लिया। तो हमारा काफी जमीन अभी उनके पास में जो कि टोटली इलीगल है, किसी भी हालत में वो नहीं बोल सकते उनका जमीन है।
क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ महाराजा हरि सिंह से भारत के साथ, उन्होंने पूरा अपना जितना भी उनका होल्डिंग था, जितना भी थे उनके संसाधन, वो पूरा भारत को दिया। और भारत महाराजा के अलावा किसी का हक नहीं था देने का, पाकिस्तान का तो कोई वजूद नहीं था, लेकिन चाइना अपना दिखाने के लिए ले लिया। इसका बहुत बड़ा अभी खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अगर जो गिलगित बल्तिस्तान को आप देखें तो उसके जो हाइट्स हैं बहुत ऊपर ऊपर हैं, और वहाँ पर कुछ तो ऐसे हैं कि 8-8 हजार मीटर से ज़्यादा है, और 50 से ज़्यादा पीक हैं जो 7,000 मीटर से ऊपर हैं। तो ऐसे जगह पर आप अगर जो आप रहें तो चारों साइड में आप उसको देख सकते हैं, अपना जायजा ले सकते हैं। हालांकि आजकल सैटेलाइट्स और बाकी चीज़ बहुत सारे हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं कि आप इसको पूरा दुनिया को राउंड द क्लॉक 24 घंटे आप उसका जायजा ले सकते हैं। अभी चाइना ने बनाया रोड आपका अपने इलाका से लेकर के ग्वादर तक। वो जो रोड है, ये जो गिलगित बल्तिस्तान है उससे गुजरता है। गिलगित बल्तिस्तान तो है नहीं, पाकिस्तान का नहीं है, चाइना का नहीं है, ये तो है इंडिया का। लेकिन कोई बिना बातचीत किए उसने बना लिया है। ठीक है, बना लिया है। जब हम लोग भी थोड़ा सा ये होंगे, अभी सवाल जवाब करना शुरू कर दिए, क्या बनाए, बिना पूछे कैसे बनाए, किसका है। तो वो अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए कर रहा है, पैसा बहुत लगाया उसने ट्रेड में उसने 80 बिलियन डॉलर वो अपने तरफ से लगाया, और 50 बिलियन डॉलर का लोन दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान वैसे ही नंगा भूखा राष्ट्र है, कहाँ से वो 50 बिलियन डॉलर और बाकी चीज सोच भी नहीं सकता है। किसी ने उसको देता भी नहीं, बोलता हमारे पास कुछ नहीं है, खाने के लिए भी नहीं, तो वो भी लोग देने को और देश देने के लिए इनकार कर रहे हैं। अभी चाइना वहां पर अच्छी तरह फंसा है कि इतना पैसा लगाया है, पाकिस्तान से तो कभी निकाल नहीं सकता। अब है कि आगे में दूसरे देशों के साथ कितना संबंध बनाता है, कितना बेच सकता है। लेकिन अभी जो हिसाब चल रहा है कोरोना के टाइम में या वैसे भी, अभी लोग समझ गए हैं कि पैसा को बर्बाद नहीं करना है, इसको सही इस्तेमाल करना है। और इसको ध्यान में रखते हुए अभी जो है इनका रेट जो है बहुत घट गया है। अब ये ट्रेड घटने से इनको ये इतना सभी जगह दबदबा दिखा रहे हैं इसके पैसे की, वो इनका भी चलने वाला है। सर लास्ट 2 मिनट। कितना देर हो गया सर 20 मिनट 22 मिनट हो गया सर आपका, बस 2 मिनट में खत्म कीजिए। तो ठीक है मैं 2 मिनट में कर देता हूँ। अभी एक जो बहुत जरूरी चीज है उसके बारे में सिर्फ थोड़ा बताऊंगा कि चाइना के अंदर में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा है। उनके यूथ अभी वो भी देख रहे हैं, बहुत सारे उन पर प्रतिबंध है, बहुत सारी जगह उनका नहीं जाना होता है। लेकिन अब वो समझ गए हैं कि भारत ऐसा देश अपना डेमोक्रेसी लेकर के इतना ऊपर जा रहा है, सभी लोग खुश हैं, तो हमारे यहाँ क्या जरूरी है कि जिस तरह से चाइना में चला रहा है। तो वो जब यूथ अगर जो कहीं पर किसी बड़े संस्था के, किसी राष्ट्र का अगर जो नाखुश है, जो कि उन्होंने टाइनामन स्क्वायर में किया था, किसने लाखों लोगों को मरवा दिया था, भारत में तो सोच ही नहीं सकता। यूएसए में एक पुलिस वालों ने एक आदमी को मारा था, और उसके चलते देखिए पूरे दुनिया में उसका तहलका मच गया था। तो ये भारत लोग फॉलो कर रहे हैं। और जो हमारा सोच विचार है, अभी जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 7-8 भाग में चाइना बट जाएगा। जिनजियांग, चेंगडू, ताइवान, इनर मंगोलिया, तिब्बत, हांगकांग और मंचूरिया, और भी इसके टुकड़े टुकड़े होंगे, क्योंकि ये किसी को खुश रख नहीं सकता है। और इसके जो सोच विचार हैं बिल्कुल पूरा जिंदगी भर के लिए, कोई किसी देश में जहाँ पर डेमोक्रेसी ये बोलता है, वहां पर ये होगा कि पूरे जिंदगी में चारों पोस्ट लेकर के बैठूंगा। तो ये तो है इसके बारे में चाइना का सोच समझ। अभी जो 2 मिनट दिया उसमें 1.5 मिनट निकल गया ना। जी सर 1.5 मिनट निकल गया। मैं समझ रहा हूँ आपका 1.5 मिनट कितना अच्छा होता है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत मार्जिन होगा। अभी जो थोड़ा सा लद्दाख के बारे में मैं बोलूंगा कि लद्दाख क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो लद्दाख में आप देखिएगा कि जो मैंने बोला 3, ये गिलगित बल्तिस्तान, अक्साई चेन और ये अपना, तो यहाँ से ये लोग अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में 20,000 ट्रूप्स अभी रिसेंटली भेजा वहाँ पर। तो वहाँ से लेकर के और जो अक्साई चीन का है, ये 2 जगह पर चाइना के वहाँ पर फोर्सेज और इधर में पाकिस्तान के हैं।
ये लोग कोशिश करेंगे कि आगे जाने के लिए, और वहाँ पर जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ से रोड निकल सकता है, तो उसको कब्जा करने के लिए, और वहाँ कब्जा कर करके फिर आगे अपना लद्दाख में अपना जमाव करेंगे ताकि चाइना से वो कनेक्टेड हो जाए। ये इनका अभी का सोच विचार है। तो ये सोच विचार में ये लोग अभी लगेंगे और हम लोग को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम लोग को गिलगित बल्तिस्तान को, अक्साई चीन को थोड़ा मजबूती से लेना पड़ेगा कि वो आगे बढ़े नहीं, और हिसाब किताब से हम लोग को उसको वापस लेना पड़ेगा। सियाचिन में हम लोग बैठे हुए हैं, वो बहुत अच्छा जगह है, बहुत हाई पिच है, वहाँ सब जगह नजर आता है, इसको हम लोग अपना रखेंगे। और लद्दाख का ये इंपॉर्टेंस है कि चाइना, मेनलैंड चाइना को ग्वादर पोर्ट से ज्वाइन करना चाह रहा है, और उधर से उसने अपना जिनजियांग के लिए तो रोड बना ही रखा है। तो ये वाला रोड में हम लोग को सतर्क रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, इनको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। धन्यवाद। 1 आध मिनट ही ज़्यादा